बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डेडलाइन। नाज़रीन, प्रोग्राम में जिक्र करेंगे एक के बाद दूसरी विकेट गिरती जा रही है। इमरान खान ने जो कहा था कि मैं इनको रुलाऊंगा, इनको मैं जेलों के पीछे बंद करूंगा, तो इमरान खान की हुकूमत आते ही कुछ ऐसी कार्रवाइयां हमें देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले मुस्लिम लीग नून के रुए रवां मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जेल में गए और उसके बाद फिर एक लाइन लग जाती है। अगर आपको बताएं, नैब की इंक्वायरीज मुस्लिम लीग नून के टॉप लीडर्स के खिलाफ चल रही हैं। वो कौन कौन से लीडर्स हैं, इसके साथ साथ कौन से ऐसे अफराद हैं जिनको जेल में डाला गया है, और इसके बाद उनके खिलाफ जो है रेफरेंस की तैयारियां हो रही हैं। नवाज शरीफ के बाद ख्वाजा साद रफ़ीक, इसके बाद हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह, सलमान शहबाज, इसहाक डार, एहसन इकबाल, ये तमाम मुस्लिम लीग नून की टॉप लीडरशिप है जिनके खिलाफ या तो नैब इंक्वायरी कर रहा है या ANF ने उन्हें पकड़ा हुआ है। यानी ये तमाम लोग केसेस भुगत रहे हैं और ये तमाम लोग कह रहे हैं कि हुकूमत इनको निशाना बना रही है और हुकूमत की जानिब से ये तमाम कार्रवाइयाँ कराई जा रही हैं। अगर सियासी मंजरनामे पे देखें तो दर्जा हरारत बहुत ही ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि अपोजिशन के जो ज़्यादातर रहनुमा हैं वो नैब की इंक्वायरी में और जेल की सलाखों के पीछे हैं, कोई केसेस भुगत रहा है। इस तमाम सूरत हाल में हुकूमत के खिलाफ जो भी तनकीद करता है उसको जो है जेल के पीछे डाल दिया जाता है, उसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो जाती है। इसलिए अपोजिशन ये कहती नजर आ रही है कि उनको एहतसाब का निशाना बनाया जा रहा है और डायरेक्ट इमरान खान की तरफ जो है उंगलियां उठ रही हैं कि इमरान खान साहब ये सारा अमल कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान के वज़रा जो हैं वो उनको डिफेंड करने में मसरूफ़ हैं और स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि ये नैब की जानिब से जितनी भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं इसमें PTI का कोई अमल दखल नहीं है। आज इस तमाम सूरत हाल पे बात करेंगे, क्यों एक के बाद एक विकेट गिरे जा रही है। क्या PTI अकेली मैदान में खेलेगी या उसके साथ खेलने को अपोजिशन के सिर्फ चंद रहनुमा बाकी रहेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं राना अफजल साहब जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। साथ हमें ज्वाइन करेंगे शहजाद अनवर भट्टी साहब, साबिक DG नैब रावलपिंडी हैं। इन दोनों से इस मामले पर तफसीली गुफ्तगू होगी। राना साहब की तरफ बढ़ूंगा। शाहिद खाकान अब्बासी, एक और विकेट गिर गया मुस्लिम लीग नून की, क्या कहेंगे? जो हथकंडे हुकूमत इस्तेमाल कर रही है और बिल्कुल कोई पाकिस्तान में नहीं समझता कि शाहिद खाकान अब्बासी जो है उनके ऊपर ये एक गलत केस नहीं डाल रहे, और एक ज्यादती जो पाकिस्तान में तमाम वज़ीर आज़मों के साथ होती चली आ रही है, ये उसी कड़ी का एक सिलसिला है, उसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो ये हम समझते, और जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं उन्होंने बारहा कहा कि मैं हर चीज़ का जवाब देने को तैयार। तो अब इन्होंने गिरफ्तार करके हमें खौफजदा करने की कोशिश की, हमारे बंदों को डराने की कोशिश की। दर हकीकत जब से मरियम नवाज साहिबा निकली हैं मैदान के अंदर, इन लोगों को परेशानी है, वो शदीद परेशानी है, और ये हथकंडे जो हैं इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किए हैं। राना अफजल साहब, जब शाहिद खाकान अब्बासी नैब के आगे पेश नहीं होंगे, उनको बुलाया जाएगा कि ज़ाती तौर पर अपेयर हों और उनके खिलाफ जो केस चल रहे हैं उसका जवाब दें, तो गिरफ्तारी करेगी ना नैब? देखिए, पाकिस्तान में बहुत अदालतें हैं जहां आप तारीख पे नहीं जा सकते, आपकी मजबूरियां होती हैं, आप 20 दफा तारीख पे जा चुके हैं। तो ये कोई इस किस्म की बात तो नहीं है कि वो पाकिस्तान से भाग रहे हैं, आप उनको गिरफ्तार कर लें। कोई जस्टिफिकेशन तो नहीं है गिरफ्तार करने की। शहजाद अनवर भट्टी साहब, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है गिरफ्तार करने की। मुस्लिम लीग नून की जानिब से मौक़िफ़ आया है और बारहा मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि जो उसको निशाना बनाया जा रहा है एहतसाब का, और ये तमाम चीज़ें इमरान खान करा रहे हैं। क्या नैब इमरान खान कंट्रोल कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आप मुझे सुन रहे हैं? आवाज़ आ रही है? जी, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। देखिए, बात यह है, अगर इसको आप देखें नैब की इंडिपेंडेंस को, तो बड़ी वाज़ेह है, क्योंकि ये जो इस वक्त चेयरमैन नैब हैं इनको इस गवर्नमेंट ने नहीं लगाया था, ये पहले से अपॉइंटेड थे, और अपॉइंटमेंट का जो तरीकाकार है वो ये है कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन की मीनिंगफुल कंसल्टेशन से इनको लगाया जाएगा। पहली बात तो ये होगी कि इनको अपॉइंट इस गवर्नमेंट ने नहीं किया, ये पहले से अपॉइंटेड है, और अपॉइंट करने वाले जो लोग हैं केसेस उनके खिलाफ बन रहे हैं। अब दूसरी बात ये है कि नैब एक मोमेंटम के साथ अपना काम कर रहा है, और चेयरमैन नैब ने ये एक बात कही भी कि जिन लोगों ने हुकूमतें की हैं, केसेस तो लाजमी बात है, अगर करप्शन हुई है तो उनके ज़माने में हुई है, और अगर उनके ज़माने में करप्शन हुई है तो उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा।
और वो निकाला जाएगा। अब अगर वो इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं और अगर आप ताउन नहीं करेंगे, मेरी इत्तला के मुताबिक तकरीबन 4 मरतबा अब्बासी साहब को बुलाया गया और इनसे क्वेश्चन भी किए गए और ये कई दफ़ा गए भी नहीं हैं, और उसके अलावा सवालों के जवाबात भी जो हैं हार्डली 1-2 सवालों के जवाब दिए हैं जो कि तसल्ली बख्श नहीं थे, और जिसका रिजल्ट ये है कि नैब जो है उनका केस बड़ा मजबूत है, उन्होंने एविडेंसेस कलेक्ट की हुई हैं। आपको पता होगा कि LNG केस के तहत इनको अरेस्ट किया गया है और उसके अंदर बड़ी बेज़ाब्तियाँ हैं। पेपरा रूल की खिलाफ वर्जी का जिक्र उसमें आता है, टर्मिनल बनाने का जिक्र आता है कि टर्मिनल अगर पहले से एग्जिस्ट जो था कासम पोर्ट के ऊपर, अगर उसको थोड़ा सा चेंज कर लिया जाता, उसकी मॉडिफिकेशन कर दी जाती, तो 3-4 करोड़ रुपए में वो जो था वो इस्तेमाल हो सकता था। फिर कंट्रैक्ट के अंदर जो तरीकाकार इस्तेमाल किया गया है 15 साल का लंबा, यानी ऑन स्पॉट बाइंग नहीं है बल्कि एक 15 साल का कंट्रैक्ट हो गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी बेज़ाब्तियाँ हैं जिनकी वजह से इस कौम को और मुल्क को एक बहुत बड़ा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है। और इसके अंदर डेफिनेटली नैब ने अगर किया है तो कोई जानबदारी की तरफ वो नहीं जा रहे, गैर जानबदाराना तौर पर काम कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है चेयरमैन नैब साहब ने जो बयान भी दिया हुआ है कि हम फेस नहीं देखते, केस को देखते हैं, तो वो केस के ही बुनियाद के ऊपर चल रहे हैं। और ये एक और भी जहन में रखिए कि ये केस इमरान खान साहब के आने के बाद नहीं हुआ, ये पहले से वेरिफिकेशन में नैब के पास मौजूद था बड़े अरसे से। मेरे अपने ज़ाती इल्म में है कि नैब इसको देखभाल कर रही थी, क्योंकि ये बहुत सारी वाइट कॉलर क्राइम में बहुत ही माइन्यूटली जाना पड़ता है डिटेल में। हर केस को नैब ऐसे नहीं उठा लेती, जब तक कि वो पूरी तैयारी में नहीं हो जाती वो इस केस को नहीं उठाते, और जब तक पूरी एविडेंस मिल नहीं जाती वो किसी को अरेस्ट नहीं करते। राना साहब, ये केस इमरान खान के आने से पहले शुरू हुआ है, तो इमरान खान को आप मोरद इल्ज़ाम किस तरह से ठहरा रहे हैं? 2-3 बातें इन्होंने की हैं। एक तो भी इन्होंने कहा है कि जी नैब के चेयरमैन को अपॉइंट नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने किया। ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने अपॉइंट किया, लेकिन जब आप किसी आदमी को अपॉइंट कर देते हैं तो उसका पता तो बाद में चलता है कि क्या वो प्रेशर ले सकता है या नहीं ले सकता। क्या वो यहाँ पे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ तीसरी मरतबा उनके वजीर आजम को नवाज शरीफ को हटाया गया, आपको पता है कि कौन हटाता है और कौन प्रेशर डालता है। तो वो प्रेशर अगर आदमी नहीं ले सकता तो हमें इल्हाम तो नहीं होगा, इनकी जगह कोई और होता तो शायद वो भी ले लेता। तो ये कहना कि जी आपने लगाया तो गुनाह भी आपका है और ये सारा कसूर आपका है, तो ये बात काबिल कबूल नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो LNG का मामला है वो एक गवर्नमेंट के इदारे ने एक दूसरे मुल्क की सरकारी हुकूमत की इदारे के साथ किया है, और आप वो उसके अंदर, और वो डील ऐसी है कि दुनिया ने उसको कहा कि ये सस्ती डील हुई है, कम अखराजात पे हुई है। अगर वो डील 15 साल के लिए हुई है या 20 साल के लिए हुई है, तो जो उस वक्त 3 चीज जो उन्होंने एडवाइस किया, जो उन्होंने पाकिस्तान के मुफाद में समझा कि ये गैस की कीमत हमें अच्छी कीमत मिल रही है, जो अब तक भी बेहतरीन कीमत है, तो उसके ऊपर वो एक प्राइम मिनिस्टर का अकेले का फैसला तो नहीं होता, वो तो पूरा एक गवर्नमेंट का एक कमेटी का फैसला होता है कि आप इसको 15 साल के लिए करें या 10 साल के लिए करें। तो ये इसके ऊपर ये कहना कि जी उसके अंदर फ्रॉड हुआ है या ये कह देना राना साहब, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट को देने में, एक स्पेसिफिक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने में अगर पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी की जाए तो आपका क्या ख्याल है, ये दुरुस्त अमल है, इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? देखिए, मुझे पता है कि पेपरा रूल्स जो हैं वो बिल्कुल उनको फॉलो किया गया, और दूसरी बात ये कि उसके बाद हमें एक मुल्क ने ऑफर किया कम रेट के ऊपर, तो वो हमने फिर रीनेगोशिएट में गए और फिर जाके उसी सस्ते रेट के ऊपर सारा कुछ कर लेने के बाद रेट रिड्यूस करवाया। तो ये कह देना कि जी ये पेपरा रूल्स अब ठीक है, आप निकालें उसमें से, ये मामला अदालतों में जाएगा और फिर ये कहेंगे जी कि आपने बड़े बड़े तकड़े वकील कर लिए, हमारे वकील नालायक थे, वो कम तनख्वाह वाले थे। तो ये जो बातें फिर इस किस्म की बातें करते हैं, तो इंशाल्लाह हमें कोई फिक्र नहीं है और बिल्कुल कोई इस चीज के ऊपर हमें टेंशन नहीं है, लेकिन जो माहौल ये पैदा कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान की मईशत बर्बाद हो गई है, जिससे पाकिस्तान दुनिया में बदनाम हो गया। आपने एक मुल्क के साथ, कुवैत के साथ पाकिस्तान के रिलेशन खराब कर लिए, और अब मतलब ये आप जो लार्जर इंटरेस्ट है पाकिस्तान का उसको आप नहीं देख रहे। ये चीजें
डिस्क्रीटली और समझदारी से हो सकती हैं। इनको आप नाखन लंबे करके अपने सर पे खुजाएंगे तो लोग आप ही को कहेंगे कि आप नालायक लोग हैं, और पाकिस्तान को एक नालायक और एक ऐसा बदयानत मुल्क और जिसकी लीडरशिप जो है वो पाकिस्तान को खुद बदनाम कर रही है। आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की चौथा हिस्सा रह गई है इन कमालात की वजह से, जो आपके ये नैब कर रही है और जो नैब के साथ मिलके हमारी हुकूमत कर रही है। तो ये आप कहते हैं कि जी इनका गठजोड़ नहीं है। मुझे बताएं कि जब ये नैब के चेयरमैन की वीडियो आई और उसके बाद उन्होंने पहली तकरीर की, उन्होंने कहा जी 35 साल तो हुकूमत की है नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने, मैं तो पहले उनके मुकदमे देखूंगा, तो फिर हमारी जिंदगी में तो पीटीआई की बारी नहीं आएगी। ठीक ठीक। शहजाद अनवर भट्टी साहब, क्या नैब अब ये केस मजबूती के साथ लड़ेगा? क्योंकि हमने देखा इससे पहले शहबाज शरीफ का अगर केस देखें, दीगर महाज नैब ने खोल रखे हैं, नैब को ओवरबर्डन कर दिया गया है। क्या नैब सिर्फ गिरफ्तारी के लिए ये केस बनाता है या इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक भी पहुंचाएगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि नैब का काम खाली ये नहीं है कि किसी को अरेस्ट करना या पगड़ी उछालना या सिर्फ एक सनसनी फैलाना। नैब बड़े धीमे अंदाज में अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, और आपको ये भी इल्म होगा कि कितने अरसे से ये एलएनजी का केस चल रहा था, मीडिया में भी आ रहा था, आपके थ्रू भी खबरें चल रही थी। तो ये नैब अपना काम करती रहती है, और जब मैच्योरिटी पे आ जाती है, केस मैच्योर हो जाता है और उनको ये डर होता है, क्योंकि देखिए आगे बहुत सारे लोग जो है मुल्क से बाहर चले गए हैं, और ये क्रिमिनल केसेस में जब कोई मुल्क से बाहर चला जाता है तो केस नहीं चल सकता। तो इसलिए नैब सारे वो एफर्ट ज़ाया नहीं करना चाहती। दूसरी बात यह है कि मेरे इल्म में तो नहीं है कि कोई ऐसा भी एक्शन गवर्नमेंट ने लिया है या नैब ने लिया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के ऊपर। सिर्फ मेरे इल्म में ये बात है कि नैब जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया उसके हवाले से नैब ये चीज़ देख रही है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो इसमें मुल्क का कितना नुकसान हुआ है, अवाम को कितना बर्डन इसका शेयर करना पड़ रहा है, और क्या ये फेयर था, ठीक था या नहीं था। मेरे अपने नॉलेज में है कि इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी एक रूलिंग पास की थी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन थी जिसके तहत उन्होंने कहा था कि पेपरा रूल्स को फॉलो किया जाए। और आपके सामने है आरपीपीज के केस थे जिनके अंदर ईसीसी ने भी अप्रूवलें दी हुई थी और सब कुछ हुआ था, लेकिन क्योंकि उसमें पेपरा रूल्स की खिलाफवर्जी की गई थी, इसलिए उनको उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया था। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि हमें चाहे कोई पसंद आए चीज़ या ना आए, अगर हम रूल्स को फॉलो करेंगे तो फिर ही मुल्क के अंदर कानून जो है उसको अपहेल्ड किया जा सकता है। अगर हम अपनी मर्जी से चीज़ें करते रहेंगे तो फिर नुकसान हो जाने का अंदेशा होता है। भट्टी साहब, ये भी बताइएगा कि हुकूमत की तरफ से कुछ अराकीन के खिलाफ भी नैब की इंक्वायरियां चल रही हैं, लेकिन उनको तो गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। जब आप लोग एक साइड पर गिरफ्तारियां करते रहेंगे तो ये तासुर ज़रूर पैदा होगा कि नैब किसी का आलाकार है और किसी के कहने पे चल रही है। मेरा ख्याल है, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात के ऊपर कि जी एक साइड की गिरफ्तारियां नहीं होनी चाहिए, नैब को ये चीज़ देखनी चाहिए। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि नैब, जो आपने बात की है कि ओवरबर्डन है इस वक्त, और वाकई ही भी ओवरबर्डन है। करप्शन का जो मैग्नीट्यूड है, जो वॉल्यूम है पाकिस्तान के अंदर, इतना ज़्यादा है कि एक नैब के इन्वेस्टिगेटर के पास तकरीबन 12 से 14 केसेस इस वक्त चल रहे हैं। और क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केसेस उस टाइम के हैं जो पिछली गवर्नमेंट्स के थे, तो इसलिए नैब इस वक्त उसमें स्टकअप हुई है। ये मेरा ख्याल है, इसमें कोई शक नहीं, और मैं बिल्कुल आपके साथ एग्री करता हूँ। लेकिन नैब ने जो मौजूदा गवर्नमेंट का अगर कोई केस मैच्योर हुआ है, जिसमें 1-2 केसेस आपके भी इल्म में हैं, तो उनको उन्होंने गिरफ्तार किया है। लेकिन अगर ये दूसरे केसेस जो मौजूदा गवर्नमेंट के कुछ मिनिस्टर्स के ऊपर हैं, अगर वो राइट हवाले से इंक्वायरी चल रही है लेकिन उन्हें नहीं गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा जो दीगर नैब ने जो पीटीआई के अरकान हैं, स्पेशली उनके पुराने केसेस हैं, उनमें से किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। लेकिन हम देख रहे हैं यके बाद दीगरे मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां या पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की, यानी आप कंबाइनली अगर कहें तो अपोजिशन की गिरफ्तारियां हो रही हैं। देखिए, ये मैं इसको कोइंसिडेंस कहता हूँ, इसलिए कि जो थे अपना आपकी तहरीक इंसाफ के लोग थे,
इनकी हुकूमत तो बहुत लिमिटेड जगह के ऊपर थी, केपी में थी, और उनके ऊपर जितने भी केसेस हैं वो केपी से बिलोंग करते हैं, और वो डेफिनेटली वो बन रहे होंगे। लेकिन ये गवर्नमेंटों का जो टेन्योर है ये बड़ा लंबा है, और इनकी करप्शन के जो अदवार हैं बहुत ज़्यादा हैं, बहुत पीछे से शुरू हो जाते हैं। और नैब का मैंडेट क्योंकि 85 से शुरू हो जाता है, तो इसलिए आपको नज़र ये आ रहा है, लगता ऐसा है कि शायद पीपल्स पार्टी नून लीग के लोग ज्यादा पकड़े जा रहे हैं, जबकि केसेस ही उनके ज्यादा हैं और पीरियड भी उनका ज्यादा है, और इसलिए वो लोग ज्यादा पकड़े जा रहे हैं। ये भी डेफिनेटली मेरा अपना ये एक अंदाजा भी है, और मैं इसको बिल्कुल आपके साथ मिलके इसको इन्फोर्स करता हूँ और एंडोर्स भी करता हूँ कि ये ऐसा तासुर जो है अवाम तक नहीं जाना चाहिए। अगर कोई मौजूदा हुकूमत के लोग भी इन्वॉल्व हैं तो उनको भी वही ट्रीटमेंट उनके साथ होनी चाहिए जो दूसरे लोगों के साथ है। राना अफजल साहब, आप लोग कहते हैं कि हर जो हुकूमत की हर अमल के पीछे हुकूमत की एक साजिश है और हुकूमत ये सब कुछ करा रही है, लेकिन अगर देखा जाए फैक्चुअली देखें तो आप लोगों ने हुकूमत भी की है, आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिए हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट्स में खामियां भी निकली हैं, दो के मामलात अदालत में, लेकिन ज़्यादा रूल पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने किया है। इस वजह से ये जस्टिफिकेशन नैब की जानिब से भी सामने आती है कि यही वजह है कि पीटीआई जब से हुकूमत में आई है इसके इतने केसेस नहीं हैं, हुकूमत जो है अब जो है तवज्जो दे रही है जो करप्शन से रिलेटेड मामलात हैं उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के। तो इस हवाले से मुस्लिम लीग नून का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, मैं पहले तो अपने पहली बात का जवाब दूंगा कि जब आप एक इतने सीनियर आदमी को जो जज रह चुका हो हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का, उसको आप ऐसे इदारे की सरबराही देते हैं तो आप तवक्को रखते हैं कि एक न्यूट्रलिटी होगी, एक बैलेंस होगा, और वो बैलेंस जो है मुल्क के इंटरेस्ट में, पॉलिटिकल इंटरेस्ट में भी है कि पाकिस्तान में अफरा तफरी ना हो और लोग ये जस्टिस शुड सीम टू बी डन विच इज नॉट विजिबल एट दिस टाइम। और वन साइडेड है, पनामा हुआ तो वन साइडेड हुआ, नैब हो रहा है तो वन साइडेड हो रहा है, अगर प्राइम मिनिस्टर है तो वो एक पार्टी ऑपोजिशन के पीछे चढ़ा हुआ है। तो पाकिस्तान के अवाम है वो परेशान है कि ये हमने अगर वहां वोट दिया था तो उन हमारी पार्टी का विक्टिमाइजेशन हो रही है, जिनको वोट दिया था और वो हुकूमत में आ गए वो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त एक इंतशार की हालत में है। जहां तक ये नैब की बात कर रहे हैं कि जी, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि ये टास्क देते हैं अपने 3-4 बंदों को कि इस बंदे के अंदर से निकालो क्या निकालना है और फिर इसको पकड़ना है, हमने इसके ऊपर केस बनाओ। मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे बच्चों के साथ हो रहा है। तो ये मुझे भाषण देंगे यहाँ बैठ के कि हम जनाब बड़े ऑनेस्ट हैं, हम बड़े जी गलतियां होती हैं तो फिर वो नहीं होनी चाहिए। ये भाषणों की जरूरत नहीं है। जो फैक्ट्स हैं, जिस तरीके से केस 35 साल पुराना केस मेरे ऊपर बना रहे हैं कि वो जमीन इन्होंने सस्ती दी थी, महंगी दी थी मेरे वालिद ने, और वो मेरे बच्चों को जो 3-3 साल तो कोई आपको खदशा है कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? कोई खदशा है आपको? जी, आपको खदशा है कि गिरफ्तार कर लिया जाएगा आपको? मैं कहता हूँ सारों को कर लें। जो अभी था हमारे क्या कहते हैं खाकान अब्बासी, वो रोज कहते थे कि इन्होंने मुझे गिरफ्तार करना है, कर लें, क्या वहां से क्या हो जाएगा। अब तो पाकिस्तान का 18वां वज़ीर आज़म गिरफ्तार हुआ है। अगर 19वां वज़ीर आज़म समझता है कि वो गिरफ्तार नहीं होगा तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी है। राना साहब, आखिरी सवाल लीजिएगा, क्या मुस्लिम लीग नून अब बैकफुट पे आएगी? जो जारहाना पॉलिसी आप लोगों ने अपनाई हुई थी, खसूसन मरियम नवाज जब से मैदान में आई हैं, जो बोलता है अब हम देख रहे हैं कि वो अंदर जा रहा है, क्या मुस्लिम लीग नून बैकफुट पे आएगी? मैं समझता हूँ कि हमने मुशर्रफ की ऑपोजिशन की है, 15-16 लोग रह गए थे और मुस्लिम लीग थम्पिंग तरीके से वापस आई थी। ये इतना जुल्म करें जितना ये बर्दाश्त कर सकें, तो ये जितनी ज्यादती करें, ट्रांसपेरेंसी लेके आए और ट्रांसपेरेंसी लेके आए। और आप पूछें नैब वाले, जब ये इस मुल्क में ये जो है ना, ये मुल्क बेइज्जती प्रोग्राम है, जो कुर्सी पे बैठता है उसकी इज्जत है। द मोमेंट ही गेट्स डाउन, चाहे वो चीफ जस्टिस हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो वजीर आजम हो, चाहे वो जज हो, जैसे ही वो कुर्सी से उतरता है उसका बेइज्जती प्रोग्राम इस मुल्क में शुरू हो जाता है।
ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मौजूद मेहमान गिरामी का। ये तासुर दिया जा रहा था कि एक तरफ की गिरफ्तारियां जारी हैं, इस पर हमने कोशिश की कि आपको आगाह किया जाए मुस्लिम लीग नून के कौन से लीडरान अभी गिरफ्तार हैं और मज़ीद गिरफ्तारियों का भी खदशा है। नैब का भी इसमें मौक़िफ़ जानने की हमने कोशिश की। प्रोग्राम के अगले हिस्से में एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो आया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से कुलभूषण यादव का, उस पर बात करेंगे। और भारतीय सहाफ़ी अनुराधा भासन हमारे साथ होंगी, पाकिस्तान के सीनियर तज्ज़ियाकार भी साथ होंगे। तो स्टे ट्यून। आप जो है एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। वेलकम बैक नाजरीन। और प्रोग्राम में दूसरी स्टोरी शामिल करेंगे। कुलभूषण यादव केस का फैसला आलमी अदालत से आया, लेकिन उस फैसले को लेकर पाकिस्तान और इंडिया दोनों क्लेम कर रहे हैं कि उनकी विक्ट्री हुई है। एक तरह से बैलेंस फैसला दिया गया और इस फैसले पर आज हम नज़र डालेंगे। हमने भारतीय सहाफ़ी जो हैं अनुराधा भासन को भी अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और पाकिस्तान की तरफ से तारिक पीरज़ादा सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, दिफाई उमूर पर भी ग्रिप रखते हैं। ये हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इन दोनों मौजूद मेहमान गिरामी से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा फैसले के बारे में बता दें। इस फैसले में कुलभूषण यादव केस के हवाले से नजर सानी का हुक्म आलमी अदालत ने दिया है, जो उनको सजा दी गई थी। इसके साथ साथ कौंसलर एक्सेस की बात की गई है कि कुलभूषण यादव को कौंसलर की रसाई दी जाए, जो कि नहीं दी गई थी। अब आलमी अदालत की जानिब से कहा गया है कि उनको रसाई दी जाए। सबसे बड़ी बात जिसे पाकिस्तान लेकर जीत कह रहा है अपनी, वो क्या बात है? वो ये बात है कि भारत ने मुतालबा किया था कि कुलभूषण यादव को वापस किया जाए, इसकी सजा खत्म की जाए। मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से जो सजा सुनाई गई है वो जो है आप नल करार दी जाए, कलअदम करार दी जाए और कुलभूषण यादव किसी तरह अपने मुल्क वापस आ जाएं। वो जो सबसे बड़ा रिलीफ मांगा गया था वो मुस्तरद कर दिया गया है आलमी अदालत की जानिब से। कुलभूषण पाकिस्तान की तहवील में ही रहेंगे, अलबत्ता इस केस पर नजरसानी जरूर होगी। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मैं पहले बढ़ूंगा भारतीय सहाफ़ी अनुराधा भासन की जानिब। अस्सलाम वालेकुम अनुराधा साहिबा, वेलकम टू द शो। आदाब अर्ज है। थैंक यू। मुझे सबसे पहले बताइएगा, भारत जो जीत का ढंडोरा पीट रहा है, किस तरह से आपकी जीत, जब आपका बुनियादी मुतालबा जो था कि कुलभूषण यादव को वापस किया जाए, कुलभूषण यादव के हवाले से जो सज़ा सुनाई गई है मिलिट्री कोर्ट्स की वो ख़त्म की जाए, ये तो मानी नहीं है। जब बुनियादी मुतालबा ही नहीं आपका इंटरनेशनल कोर्ट ने माना, तो आप किस तरह से कह सकते हैं आपकी जीत है? देखिए, 2-3 मुद्दे थे उस केस में जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया और जो कि पॉलिटिकली दोनों हिंदुस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसको अपनी अपनी तरह से इसको परसीव कर रहे हैं या इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि कुछ मुद्दे तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने मान लिए। उन्होंने कहा कि जो फांसी है वो मुलतवी होएगी, ये केस जो है रिव्यू होएगा, एक फेयर ट्रायल होगा। और लेकिन उन्होंने जो एक डिमांड थी कि इसको रिलीज किया जाए और इमीडिएटली वापस भेजा जाए, वो डिमांड रद्द करते हुए बोला है एक प्रॉपर प्रोसीजर होगा लीगली जो करेक्ट होगा और जो फेयर एक ट्रायल होगा। और जो खास तौर पे जो सिग्निफिकेंट सबसे इसमें मुद्दा जो है वो ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अपहोल्ड किया है जो एक इंटरनेशनल कमिटमेंट है काउंसलर एक्सेस की। जब भी कोई प्रिजनर आपका किसी कंट्री का दूसरी कंट्री में पकड़ा जाता है, उसको एक काउंसलर एक्सेस दिया जाना चाहिए, जो कि एक मैकेनिज्म इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एग्जिस्ट नहीं करता है कई सालों से। जी बिल्कुल। और हालांकि देखिए, वियना कन्वेंशन में तो ये इंटरनेशनल कमिटमेंट है, 2008 में एक मुआहिदा हुआ था, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बाकायदा एंडोर्स भी किया, लेकिन
उसके बावजूद यहाँ पे एक मैकेनिज्म नहीं बना। तो मैं कहूंगी ये जीत इंडिया की भी है, पाकिस्तान की भी है इन अ वे। इफ अगर हम इस फैसले के बाद उस रास्ते पे चल सकते हैं जहां पे एक प्रॉपर बाकायदा रूल्स नियम कायम ऐसे हो कि काउंसलर एक्सेस मिले, केस टू केस ये पता भी नहीं चलता है जो प्रिजनर्स, इंडियन प्रिजनर्स पाकिस्तानी जेल्स में होते हैं या वाइसा वर्सा पाकिस्तानी प्रिजनर्स यहाँ पे होते हैं, उनका अता पता भी नहीं पता चलता है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है, फैमिली को नहीं दी जाती, कंट्री को नहीं दी जाती है, और कई कई साल लग जाते हैं उनको लोकेट करने में। अनुराधा साहिबा, और उसके बाद भी काउंसलर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे बात कर रही हैं, आप कह रही हैं काउंसलर एक्सेस देना चाहिए, लेकिन इस केस को अगर हम ब्रॉडर पिक्चर में देखें तो एक भारतीय जासूस आया, एक फेक पासपोर्ट पे आया, उसका नाम बाद में रिवील हुआ और उस फेक पासपोर्ट को अब इंटरनेशनल कोर्ट ने भी रिकॉग्नाइज कर लिया है। हुसैन मुबारक पटेल के हवाले से जो रिजर्वेशंस कोर्ट की आई हैं और जो फाइंडिंग्स आई हैं वो आपने देखी हैं। तो एक भारतीय जासूस पाकिस्तान में क्या करने आया था, टेररिज्म फैलाने आया था, और अब जो जब उसे पकड़ा गया है, जी प्लीज जी जी, अगर आपने पहले ही फैसला कर दिया है फिर ड्यू प्रोसेस की तो जरूरत ही नहीं है ना। ये फैसला एक लीगल, जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की भी राय है कि आप एक प्रॉपर फेयर ट्रायल का प्रोसीजर फॉलो करें और उसमें डिसाइड हो कि वो क्या था, वो जासूस था, वो नहीं था, वो इंडियन था। ये मैं नहीं कह सकती, हम यहाँ पे कोई खाप पंचायत या जिरगा तो नहीं लगा सकते हैं टीवी शोज में या मीडिया के जरिए। मेरा क्या बात ये है कि एक प्रॉपर प्रोसेस, नॉट जस्ट इन कुलभूषण जाधव केस, इन मेनी अदर केसेस। बहुत सारे प्रिजनर्स जो होते हैं वो इनोसेंट होते हैं, कई केसेस में जेन्युइन लोग भी पकड़े जाते होंगे, लेकिन अब इस केस में क्या है क्या नहीं है वो मैं नहीं बोल सकती, बट एक प्रॉपर ड्यू प्रोसेस। जी जी, अनुराधा साहब, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। तारिक पीरजादा साहब की तरफ आऊंगा। तारिक साहब, ये भारत की जीत कैसे है, और अगर आप क्लेम करते हैं पाकिस्तान वाले पाकिस्तान की जीत है तो वो कैसे है, ये जरा एक्सप्लेन करता हूं। पहले तो मैं कल 4 शोज में था, इंडिया टुडे इंग्लिश, इंडिया टुडे हिंदी जिसे कहते हैं, यानी उर्दू, एबीपी और CNN 18, 4 घंटे मैंने शोज किए और इस कदर तैयारी में थे अपनी जीत का ऐलान करने के लिए, सुमीत से लेके दूसरे जितने एंकर्स हैं, कि बस अब ऐलान करना है और पाकिस्तान को फतेह कर लेना है। हुआ क्या, पहले तो झूठ बोला सारे के सारे एंकरों ने कि जनाब वो काउंसलर एक्सेस मिल गया और इंडिया जीत गया, पाकिस्तान को शिकस्त हो गई। अचानक मैंने देखा कि उनमें से एक ने एक रिकंसिडर का लफ्ज इस्तेमाल किया। मेरे सामने तो फैसला नहीं था, उनके सामने कॉपियां भी आ गई थी, बड़े स्मार्ट थे। जब उसने रिकंसिडर का लफ्ज इस्तेमाल किया ना, मैंने कहा ठहर जाए, आप सब लोग झूठ बोल रहे हैं। रिकंसिडर का मतलब तो यह है कि आपका जो मुकदमा था कि फौजी अदालतों का फैसला कलअदम करार दिया जाए, उसको वापस हिंदुस्तान भेजा जाए, वो तो बैनुल-अक़वामी अदालत ने दफना दिया है, वो मुस्तरद हो गया है, वो कूड़े की टोकरी में जा चुका है। आप हिंदुस्तान के 1 अरब लोगों से झूठ बोल रहे हैं। तो कल उन्होंने जी भर के हर चैनल ने कम से कम 80 करोड़ लोगों के सामने तो झूठ बोला, जिसका मैं हिस्सा था। एक बात। दूसरी बात, देखें ये जो काउंसलर जो ICJ की तरफ से फैसला आया है जी, इसमें सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि उन्हें काउंसलर एक्सेस दी जाए, और पाकिस्तान का निज़ाम सिफारिश की है, ये कोई हुक्म नहीं है, सिफारिश की है कि इस पे नजरसानी फरमाएं इस फैसले के ऊपर। बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान की अदालतें तो बड़ी फेयर अदालतें हैं, हमारे यहाँ बारहा नजरसानी होती है, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में भी जाया जा सकता है। ये को वकील हायर कर लें, वो वहां पे जाके इस मसले को चला जाएगा। ये तो मसला कभी था ही नहीं, ये मजे की बात है। ये हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को गाली देने के लिए वहां पर ये मसला लेकर गया। आप देखें अभिनंदन के लिए कौन सी बैनुल-अक़वामी अदालत ने फैसला किया था, हमने खुद रिलीज कर दिया। ये कुलभूषण उससे बड़ा मुजरिम नहीं है, वो तो पाकिस्तान पर हमला करने के लिए आया था फाइटर प्लेन्स के जरिए। जरा बात सुनिए, ये तो जमीनी दहशतगर्द था ना, वो तो एक पूरी एयरफोर्स की ताकत के साथ आया था। हमने कहा यार जाने दो इसको भी। तो हम पुरन लोग, इमरान शुरू दिन से कह रहा है कि जो वजीर आजम हमारा है कि मोदी साहब 1 कदम बढ़ाएं 2 कदम में आऊंगा। अच्छा, ये इमरान की बहुत बड़ी गलती है, 1 कदम के जवाब में 1 ही कदम बढ़ाया जाता है। जो लोग 2 कदम बढ़ाने की बात करते हैं उन्हें इसी तरह गाली पड़ती है जिस तरह कल हिंदुस्तान का मीडिया दे रहा था। अब आ गई बात, ये जो ICJ है
इसके फैसले की बजाय खुद, अब ये तो मैं तो इनकार नहीं कर रहा हूं कि पाकिस्तान रिकंसिडर करे ना करे, इसकी 2 पैसे की हैसियत नहीं है, क्योंकि इसकी कानूनी हैसियत ये है ICJ की कि अगर दोनों पार्टियां तय करें कि हम इसके एक दायरा इख्तियार को तस्लीम करते हैं, जो रिस्ट्रिक्शन को तस्लीम करते हैं, तब इसके सामने मुकदमा शुरू हो सकता है, वरना शुरू नहीं हो सकता। अब उसमें हमने ये किया कि पेश भी हुए और कहा कि आपको दायरा इख्तियार नहीं, आपको दायरा इख्तियार एडमिसिबिलिटी पे हमने क्वेश्चन उठाया। अब आप जरा सुन लीजिए एक आखिरी बात। जी जी। चीन ने, अमेरिका ने, खुद हिंदुस्तान ने पिछले एक मुकदमे में इसके इख्तियारी को नहीं माना था। जी तो हम एक अच्छा मुल्क है, ये हर बात को मानते थे। पिछले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक ज्यादती की और पाकिस्तान के पिछले हुक्मरानों ने ज्यादती की कि इस मुकदमे को उठा के ICJ में ले गए, वहां तो सुनने का इख्तियार ही नहीं था। चलिए मैं आपको एक और बात बताता हूं, कानूनी पेशे के एतबार से वकील भी हूं। फर्ज करें कि हम इस मुकदमे का फैसले को नहीं मानते, ये पता क्या होगा, ये सिक्योरिटी काउंसिल में एक सिफारिश भेज देंगे, देखिए जी हमारी बात पे अमल नहीं हो रहा है। वहां पर चीन हमारी तरफ से बैठा है, इनकी तरफ से अमेरिका और फ्रांस बैठे हुए हैं, वो इसको उठा के वीटो कर देगा। चीन क्या हैसियत है? चीन ने जनूबी चीन के मसले पर जहां पे जजीरे बन रहे हैं उसको समंदर में गर्क कर दिया। ये जो इन्होंने फैसला चीन के खिलाफ दिया था, ठीक, ये फिलीपीन ने फैसला फिलीपीन लेकर गया था, जी जी। उन्होंने उठा के उसको समंदर में फेंक दिया। अनुराधा साहिबा, आप इस बात को एक्सेप्ट करती हैं कि पाकिस्तान ने वोल हार्टेडली इस डिसीजन को एक्सेप्ट किया है और बिल्कुल रिव्यू किया जाएगा इस केस को? हालांकि जिस तरह के तारिक पीरजादा साहब ने कहा कि पाकिस्तान चाहे तो नहीं भी कर सकता, अदालत का फैसला नहीं भी मान सकता, हैसियत नहीं है, विटो हो जाएगा, आप एक एप्लीकेशन देंगे, लेकिन पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया कि वो रिव्यू करेगा। हाउ वुड यू सी दिस? देखिए, अभी तक तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या फैसला होता है, लेकिन फिलहाल ये जो एक मोमेंटरी वो सेलिब्रेटरी टोन है और जो एग्जैजरेशंस हैं दोनों साइड पे हैं, एक साइड पे नहीं है, वो मेरे ख्याल से खत्म होने चाहिए, क्योंकि इसी केस को हम एक अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं ऑफ मेकिंग पीस और ऑफ अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। एक मेजर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो पहले भी डिस्कस हो चुका है वो है ऑन एक्सचेंज ऑफ लिस्ट ऑफ प्रिजनर्स, उनके काउंसलर एक्सेस की बात, उनके राइट्स की बात जो नहीं मिली जा रही है, डिस्क्रिमिनेशन दोनों के पाकिस्तानी जेल्स में इंडियंस के साथ और इंडियन जेल्स में पाकिस्तानी के साथ, ये बहुत एक आम सी बात। लेकिन जो भारतीय जेल में पाकिस्तानी है उनको भी काउंसलर एक्सेस नहीं मिल रही है, ये भी बहुत बड़ा मसला है, आपको पता है। एक भी हिंदुस्तान का प्रिजनर ऐसा नहीं है इस वक्त जिसको कोई सहूलत हासिल ना हो। मैं आपको बताता हूँ, सरबजीत सिंह के मुकदमे में मैंने उस पर 10 घंटों के प्रोग्राम किए हुए, जब सरबजीत सिंह का वाकया हुआ उसके मरने का, और जरदारी ने उसको मौत की सजा दी ही नहीं, वो उसके फांसी पे डेथ रो पर था वो। यानी कि इससे ज्यादा ताउन हो नहीं सकता पाकिस्तान की हुकूमतों की तरफ से। हिंदुस्तान एक अनग्रेटफुल और पाकिस्तान के अनुराधा साहिबा रियासत है। अनुराधा साहिबा, अगर इंडिया इन्वेस्टिगेशंस में हमारा साथ देता है तो कौंसलर रसाई भी दी जा सकती है, सब कुछ हो सकता है, आप इन्वेस्टिगेशन में हमारा साथ क्यों नहीं देते हैं? आपको पता है जब एक टेररिस्ट पकड़ा गया है उस हवाले से, ये तो आलमी बैनुल-अक़वामी दुनिया जानती है कि ये बैनुल-अक़वामी दुनिया जानती है कि हमें जो है ताउन करना है इस मुल्क से, इस दुनिया से टेररिज्म मिटाने में, तो आप लोग क्यों नहीं साथ देते हैं? इन्वेस्टिगेशंस में हमारा साथ दें, सबूत पेश करें, हम खुद उसको फेयर ट्रायल करके जो भी उसका मुकदमा होगा, जो भी उसका फेट होगा मुकदमे का, वो आपको भी पता लग जाएगा। कभी सबूत नहीं होता, यही मसला है। देखिए एक चीज मैं बताऊं आपको कि ये इस किस्म की बहस दोनों साइड पे होती है जब भी कोई ऐसा केस आता है जी। और मैं किसी एक को नहीं ब्लेम करूंगी। बात ये है हमारे यहाँ पे एक सिस्टम्स मौजूद नहीं है, और सिस्टम्स इसलिए भी मौजूद नहीं है क्योंकि एक ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों मुल्कों के बीच में। कहीं ना कहीं हमको आगे बढ़ने के लिए कम से कम इस पॉलिटिक्स को साइड पे रखना होगा। ये जो हेट्रेड की पॉलिटिक्स है, ये जो हम हर इशू को एक मुद्दा बना लेते हैं कि हम आज़म ने नफरत की बुनियाद पर इलेक्शन जीता है, मुसलमानों के खिलाफ इलेक्शन जीता है। प्रो पीपल बात देखिए ना, क्या बात कर रही हैं आप, इतना मुनसिफाना अंदाज अपना रही हैं, लेकिन हकाइक ये है कि आपका वजीर आजम मुसलमानों से, अकलियतों से नफरत की बुनियाद पर 34 सीटें उसने जीती हैं। ये आपका डाटा है, ये आपका डाटा है मेरी बहन। क्या ये बात दुरुस्त नहीं है? उसका
एक्सक्यूज मी, ये इसका उससे क्या लेना देना है? हम जी, बात बहुत कर बड़ा रहे हैं लेना इंडिया देना में। है। आप जिस आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात इलेक्शंस की कर रही हैं बात उसी कर रहे कॉन्टेक्स्ट हैं में और आपको बहुत जवाब सारी दे रही हैं। आप चीजें कह रही हैं जो हैं अभी कि verified हमें नहीं हम है, दोनों मेरे पास ममालिक को नहीं। मिलकर चलना चाहिए, अपने मसाइल डिस्कस I करने don't चाहिए, have any एक दूसरे का such- साथ नहीं, देना मेरे चाहिए। पास लेकिन ऐसा एक कोई दूसरे का data साथ नहीं कब है। देंगे? जब हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते हैं कि आप एक कदम बढ़ाएं, हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपके प्राइम मिनिस्टर की जानिब से जहाज देखिए- भेजे जाते हैं, अभिनंदन भेजा जाता है, वो गिरता है, फिर हम उसे दोबारा I छोड़ am देते हैं। not, excuse me, I am here as an individual. जी, जी। मैं एक सहाफी हूँ और एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, एक पीस एक्टिविस्ट हूँ। मैं किसी प्राइम मिनिस्टर के लिए, ना पाकिस्तान के ना हिंदुस्तान के, आई डोंट होल्ड एनी ब्रीफ फॉर एनी ऑफ देम। आई एम क्रिटिकल ऑफ ऑल ऑफ देम। जो जिस किस्म की राइट विंग पॉलिटिक्स यहाँ पे प्ले की जाती है, या जिस किस्म की अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स इमरान खान साहब ने प्ले की है अपनी लाइफ में, ये हम इससे खूबी वाकिफ है, और मैं इस वक्त इस प्रोग्राम में उसको दोहराना नहीं चाहती। क्यों नहीं? लेकिन कीजिए ना, इन हम सब तो चीजों सुनने के के लिए तैयार बावजूद हैं। जरूर ये है, एक प्रो पीपल मूवमेंट की जरूरत है और एक प्रो पीपल अप्रोच की जरूरत है। और वो मेरा ख्याल है लिबरल लोगों को इस वक्त प्रेशर दोनों गवर्नमेंट्स पे ये डालना चाहिए कि नाउ दे शुड कम अप विद प्रॉपर मैकेनिज्म। वो दोनों लिबरल गवर्नमेंट को मैं दोनों उसका जवाब दोनों देता हूं। दोनों उस पे मैं उसका दोनों जवाब देता हुकूमतों हूं। पे डालना चाहिए कि दे शुड कम अप विद अ न्यू मैं उसका जवाब देता हूं। सोल्यूशन। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, हम जब ब्रेक से आएंगे तो ये गुफ्तगू को जारी रखेंगे जी। वेलकम बैक नाज़रीन, और एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं कलभूषण यादव केस पर। अनुराधा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, साथ तारिक पीरज़ादा साहब भी मौजूद हैं। अनुराधा साहिबा की जानिब भी वापस जाऊंगा। वो गुफ्तगू कर रही थी, लिबरल्स के हवाले से कह रही थी कि लिबरल्स को सामने आना चाहिए इस मुल्क में, इन दोनों ममालिक में, बल्कि अपना किरदार अदा करके एक बेटरमेंट की तरफ जाना चाहिए, पीस और लव की तरफ जाना चाहिए। लेकिन हम जब ये बात करते हैं अनुराधा साहिबा, तो हमारे डबल स्टैंडर्ड्स नज़र आते हैं, क्योंकि वही लिबरल्स उस बात की मजम्मत करते नज़र नहीं आते कि एक हमसाया ममालिक में आप एक जासूस भेज रहे हैं, एक दहशतगर्द भेज रहे हैं दहशतगर्दी के लिए। वही लिबरल्स हमें ये तो दर्ज देते नज़र आते हैं कि हमें मिलकर चलना है, हमें ऐसी पॉलिसीज़ रखनी है जो कि पुरअमन हो, जो इस दोनों ममालिक की आवाम के मफाद में हो। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द रियलिटी, तो हम देखते हैं कि आप लोग हमें इस बात की मजम्मत करती नज़र नहीं आती। अगर इंडिया से कोई जासूस आया है तो क्या अनुराधा बासन इसकी मजम्मत करेंगी? देखिए, एक तो पहले अभी इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। आप बोल रहे हैं, एक तरफ आप बात कर रहे हैं रिव्यू होएगा केस उसका, एक सेकंड जरा। एक फेयर ट्रायल जवाब दे दूं फिर वहीं। नहीं, यही रुक। जी जी आप बताइए। होएगा, और उसके बाद अगर इस्टेब्लिश होता है वो क्या था क्या नहीं था, इस किस्म के। और दूसरी चीज ये, अगर आप लार्जर पिक्चर देखें, व्हाई इज इट कि इंडिया को स्पाइस भेजने की जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान में? अगर ऐसा है, और पाकिस्तान को स्पाइस भेजने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इस किस्म के पहले एलिगेशंस पाकिस्तान पे भी आ चुके हैं, टेरर वो के चार्जेस। जरा मैं अनुराधा जल्दी से साहिब बात करता आसमान हूं। से तो नहीं उतरा ना, हुसैन मुबारक नहीं, पाटिल का अनुराधा पासपोर्ट आ आपने गया। बात को गड़बड़ इसलिए कर दिया है। भेजने की जरूरत पड़ रही है अनुराधा आपने क्योंकि बात को दोनों गड़बड़ कर दिया है। मुल्कों में सच क्या है? ट्रस्ट डेफिसिट है। जरा सुन लीजिए। नहीं, एक ट्रस्ट डेफिसिट की पीस बात का नहीं जो है। मोमेंटम सच ये है, है, पीस जरा एक मिनट मुझे इजाजत अनुराधा दीजिए। साहब का जवाब ले लीजिए फिर। जरा आपकी बात का मैं छोटा सा जवाब दे दूं। जी। बिल्कुल चंद सेकंड में I ज्यादा think वक्त आप आप ही को सुनना नहीं मिलेगा। चाहते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है ज्यादा आपको वक्त हम आपके टांग साथ ही की कहानी आप चलेंगे। करवाइए। I देखिए, think ये I'm not टाइम्स fit for ऑफ this इंडिया ने program. कल उसकी जो मेन कोटेशन है फैसले की वो दी है। इसमें पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे का ताल्लुक नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा है, ये कोटेशन देते हुए फैसले का एक हिस्सा नकल करते हुए, ये मेरे सामने है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये कह रहे हैं 2 लाइनों में, द इंटरनेशनल कोर्ट हैज हाउएवर रिजेक्टेड रेमेडीज sought by India, including annulment of military court decision convicting Jadev. So what I'm saying is, there is no propaganda by Pakistan. This is international court that is saying that. Number 2, Imran is the most liberal. Honestly,
आई एम नॉट ए सर मेंबर। अनुराधा साहिबा हमें छोड़ गई हैं और वो कह गई हैं कि मैं नहीं चाहती मजीद इस प्रोग्राम में रहना। जी जी, उनकी मर्जी है। मैं अगली बात कर दूं, मेरा और ना आपका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, हम इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं। इमरान से ज्यादा लिबरल और कौन सा शख्स आएगा, बल्कि खुद नवाज शरीफ जो इस वक्त मुजरिम है वो भी भारत चले गए, कश्मीर का जिक्र नहीं किया, मोदी साहब को गुलाबी पगड़ियां उन्होंने कबूल की, तमाम पाकिस्तान को नाराज किया। इससे ज्यादा लिबरल आदमी पाकिस्तान के अंदर 2 वजीर आजम आगे पीछे कभी नहीं आए थे। बल्कि खुद मैंने जरदारी साहब का जिक्र किया, सरबजीत के मसले पर जितना बुरा किरदार जरदारी का था, बुज़दिली का था, उसकी सजा थी, वो फांसी पे उस फहरिस्त में शामिल था जिसके अंदर तरतीब के साथ उसको फांसी लगनी थी। इस बुज़दिल शख्स ने, जरदारी ने, उसको फांसी तक नहीं दी। मैं कह रहा हूं, और कितना लिबरलिज्म आपको चाहिए पाकिस्तान से? पाकिस्तान लिबरलिज्म की बुनियाद पर खारजा पॉलिसी चलाता रहा है। अगर कहीं यहाँ इंतहा पसंदी होती ना, जरा सी भी, 10% भी, या इंतहा पसंदी ना सही, सिर्फ एक जरा सा एक तेज मिजाज वाला अंदाज होता हमारी अस्करी और सियासी कुव्वतों का, कश्मीर आज़ाद हो चुका होता। सर अब मामलात ये हैं कि कौंसलर एक्सेस दी जाएगी, तो इसके बाद हाँ लोग जानना चाहते हैं कि क्या कुछ होगा। कुछ भी नहीं। देखिए, काउंसलर एक्सेस का तो कोई मतलब ही बुनियादी तौर पर नहीं होता। वहाँ के 2 सिफारतकारों को कहेंगे जाके मिल लें जनाब आप उनसे। उसकी बीवी, असल में तो हमारे मुल्क के अंदर बड़ी बोगस तरीका है, फॉरेन ऑफिस भी बिल्कुल सही तरह काम नहीं करता है। उसकी बीवी और उसकी बेटी को, वालदा को इतनी बड़ी रसाई दी गई थी। अगर वो लोग मजीद चालाकियाँ ना करते तो इनको मजीद किसी सफारतकार को भी दे देते जाके। हिंदुस्तान अगर 2 दफ़ा और दरख्वास्त करता, इमरान खान ने कितनी कॉलें की हैं मोदी को, बल्कि पाकिस्तान में गालियां खानी पड़ी हैं इमरान को। अगर 2 दरख्वास्तें करते कि जनाब हमें बात करने दें, हमें अपने अवाम को मुतमईन करना है, ये करना है, वो करना, अब भी कुछ नहीं होगा। आप मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? वो बाकी जो मुकदमा पे मजीद नजर सानी है तो फौजी अदालत ने, वो पार्लियामेंट के इख्तियार के तहत काम करने वाली फौजी अदालत ने फैसला करना है। और ये फौजी अदालतें अमलन तो ख़त्म ही हो चुकी हैं, क्योंकि इनकी तो एक्सटेंशन ही नहीं हुई है। ये मज़े की बात है ये बात याद रखने की। तो मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा कि आने वाले दिनों में चाहे ये मामला कोई वकील जो हिंदुस्तान हायर अगर करे, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी रहम की अपील पर गौर करना है, उससे क्या कहते हैं, उसके बाद सदर पाकिस्तान ने गौर करना है। ये तो, और पूरे मुकदमे पर अगर कोई पाकिस्तान में फैसला कर ले तो नजरसानी हो सकती है। अगर कोई चाहे अफवाज पाकिस्तान, उसे क्या कहते हैं, मिलिट्री कोर्ट से, तो ये मसला है ही नहीं। अगर ये केस नजरसानी के बाद भी उन्हें सजाए मौत हो जाती है, फिर क्या हम ये देखेंगे कि उस सजाए मौत को भारत दोबारा चैलेंज कर सकता है? उसकी कोई अहमियत नहीं है, ना पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की कोई अहमियत थी, ना अब है। तो हमने कहा कि हम आपको हमारा मुकदमा सुनने का इख्तियार है, आप तवज्जो ही ना दें। देखें, अमेरिका ने 3, वेनेजुएला, ये किसी मुल्क के लोग थे, इन्होंने आईसीजे ने फैसला दिया, जिस दिन फैसला दिया उसके अमेरिका के खिलाफ, उसके तीसरे दिन अमेरिकियों ने तीनों को फांसी दे दी। इस अदालत की कोई, ये सिक्योरिटी काउंसिल नहीं है, ये जनरल असेंबली भी नहीं है, ये एक इखलाकी अदारा है। ठीक, इसके अपने कानून में लिखा हुआ है कि जब तक दोनों पार्टियां उसके इदारे इख्तियार समात को तस्लीम न करें, समात के इख्तियार को तस्लीम न करें, उस वक्त तक हम किसी मुकदमे को सुन ही नहीं। साइड साहब, आप इस बात पे एग्री हैं कि इस फैसले का सबसे ज़्यादा नुकसान की अगर बात की जाए तो इस फैसले में इस बात का तयन हो गया कि कलभूषण एक जाली पासपोर्ट पे आया हुआ था, हुसैन मुबारक पटेल के नाम पे। इसके साथ साथ ये भी इस्टाब्लिश हो गया कि भारत की जानिब से जो कलभूषण यादव आए हैं, इस पर कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। भारत भी मानता है, पाकिस्तान भी मानता है, ये भारतीय है, और हमारा ये तय हो गया है कि वो एक जासूस था। एक दहशतगर्द पाकिस्तान से पकड़ा गया है। अदालत ने उस बात पर को चैलेंज करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा ये जो आप कह रहे हैं कि जनाब फौजी अदालत का फैसला बदल दें, उसको ना बदलने का मतलब क्या है कि जितनी प्रोसीडिंग उसके अंदर हुई है वो दुरुस्त है। आप अदालत ने इतना कहा है कि इस पर दोबारा गौर कर लें, अगर कोई कमी रह गई है तो उसको देख लें। दिस इज इट। यानी फौजी अदालतों का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है।
तो नाज़रीन, ये आपने देखा कि फ़ौजी अदालत का फ़ैसला कलभूषण के हवाले से बिल्कुल दुरुस्त मान लिया गया है। हमने कोशिश की प्रोग्राम में ये बात उठाई जाए और ये मामला उठाया जाए। अनुराधा साहिबा से भी कोशिश थी कि उनकी राय ले ली जाए, भारत क्या इस हवाले से क्यों जीत के डंके बजा रहा है, लेकिन प्रोग्राम में बीच प्रोग्राम में हमें छोड़कर चली गई। हमारी कोशिश थी कि हमारे साथ पूरा प्रोग्राम करें और सवालों के जवाब दें, लेकिन हमें इसकी रीज़न नहीं मिलती कि वाई शी लेफ्ट। लिबरलिज़म की बातें कर रही थी, प्यार और मोहब्बत की बातें कर रही थी, पीस की बातें कर रही थी, लेकिन जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो क्रिटिसिज्म को भी बर्दाश्त करना होता है। कंबर जैदी को इजाज़त दीजिए, फ़िलहाल प्रोग्राम में इतना ही। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।